हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन के 12वें पार्ट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन का 11वां पार्ट देखा था, जहां पे हम लोगों ने 2018 में हुए ग्रुप डी एग्ज़ाम में आए हुए साइंस प्रश्न को देखा था। आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग 2018 के ही साइंस प्रश्न को देखेंगे जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप में से कोई चाहते हैं साइंस को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करें और वो भी ग्रुप डी एग्ज़ाम से पहले, साइंस के तीनों सब्जेक्ट को, फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी और बायोलॉजी को भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ फुल साइंस कोर्स में। जी हाँ, आपका ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रात के 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक चलती है। और इस कोर्स में इनरोल होने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा। आपका ऑप्शन है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। आप सभी कहेंगे सर 30 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि आप सबों को मालूम है परावर्तन के नियम से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, परावर्तन के नियम से, कि सर एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आप कहेंगे एंगल आई क्या है, तो सर हम सभी इसको आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और एंगल आर को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। और आप सबों को मालूम है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि किसी भी परावर्तक सतह पर जो आपतित किरण होती है और जो परावर्तित किरण होती है और इस दोनों के बीच में जो अभिलंब होता है वो तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी कि एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये प्रकाश के 2 परावर्तन के नियम है। पहले नियम में आपको क्या कहा जा रहा है कि आपतित किरण, आपका अभिलंब और फिर परावर्तित किरण तीनों क्या होती है, एक ही समतल में होती है। और दूसरा नियम कहता है कि एंगल आई जो है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होती है, यानी कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होती है। तो मेरे मित्र, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण का आपतन कोण 30 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाषा के साथ अभिक्रिया करती है। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, आप इसको सुधारेंगे और क्वेश्चन को ठीक करेंगे। लिखेंगे कि धातु के ऑक्साइड को बनाने के लिए, धातु के ऑक्साइड को बनाने के लिए निम्न में से कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है। यहाँ पे भाप होगा तो भाषा लिख दिया गया है, भाप के साथ अभिक्रिया करती है। ध्यान दीजिएगा, आपके ऑप्शन में क्या है सर? पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है। इसमें से कौन सा ऐसा धातु है जो भाप के साथ अभिक्रिया करती है? तो आप सभी हमेशा याद रखेंगे कि सर आपका जो आयरन है, जिसको आप Fe कहते हैं, ये भाप के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है और क्या बनाती है सर? ये फेरस ऑक्साइड बनाती है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आयरन जो है वो किसके साथ अभिक्रिया करती है? भाप के साथ, यानी कि स्टीम के साथ क्या करती है? अभिक्रिया करती है। और इसी के चलते सर इस पे क्या होता है कि जंग भी लग जाता
जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे, आप कह रहे हैं आयरन भाप के साथ अभिक्रिया कर रही है और क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि धातु के ऑक्साइड को बनाने के लिए निम्न में से कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में पोटेशियम है और सोडियम है। तो ध्यान दीजिएगा इस दोनों के बारे में खास बात कि पोटेशियम और सोडियम जो है इसको आप चाकू से काट सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं सर? चाकू से काट सकते हैं। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है। तो आप सोडियम और पोटेशियम दोनों का नाम ले सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपका जो सोडियम है इसको केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। केरोसिन तेल में क्या किया जाता है सर? डुबो करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सर सोडियम को अगर बाहर रखा जाए तो ये हवा के साथ अभिक्रिया कर लेगा और अगर पानी के साथ रखा जाए तो ये पानी के साथ भी अभिक्रिया कर लेगा। मतलब क्या हुआ कि सोडियम को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर? केरोसिन तेल में इसको डुबो करके रखते हैं। मेरे मित्र आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में कैल्शियम है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो सर 20 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है सर? 40 होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। हाँ, अगर इसकी वैलेंसी पूछे तो आप कहेंगे सर Ca2+ होता है, यानी कि कैल्शियम जो है वो पॉजिटिव आयन बनाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि लू एक प्रकार की डैश है। आपका ऑप्शन है चक्रवात, शीतलहर, उष्म लहर, सुनामी। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र यहाँ पे उसी लू की बात की जा रही है जो गर्मी के दिनों में चलती है, जो गर्मी के दिनों में चलती है। अच्छा, आप किसको लू बोलते हैं? तो आप सभी कहते हैं सर गर्मी के दिनों में जो उष्म लहर चलती है, जो उष्म लहर चलती है यानी कि गर्मी वाला जो लहर चलता है, हवा चलता है, उसी को क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लू एक प्रकार की डैश है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर लू जो है वो एक प्रकार की उष्म लहर है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में चक्रवात भी है। ये चक्रवात क्या होता है? तो ध्यान में रखेंगे कि सर चक्रवात को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात के ही नाम से जानते हैं, जबकि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात को हरिकेन या टाइफून के नाम से जानते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चक्रवात को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे हरिकेन या टाइफून के नाम से जाना जाता है। आप सबों के मन में सवाल उठेगा कि सर ये चक्रवात होता क्या है? तो सर कम वायुमंडलीय दाब में, कम वायुमंडलीय दाब में गर्म हवाओं का तेज आंधी जो होता है, गर्म हवाओं का तेज आंधी क्या कहलाता है सर? चक्रवात कहलाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि चक्रवात आपका क्या है? तो कम वायुमंडलीय दाब पर गर्म हवाओं का तेज आंधी है। इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में हरिकेन या टाइफून के नाम से जानते हैं। मेरे मित्र आपके ऑप्शन में है सुनामी और आपके ऑप्शन में शीतलहर भी है। तो शीतलहर समझ ही रहे हैं कि सर्दी के मौसम में जो बहुत कड़ाके की ठंडी हवा चलती है, मतलब आप कह सकते हो कि टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। तो इस सिचुएशन को हम लोग शीतलहर कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे यहाँ पे है सुनामी। तो सुनामी क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं सर जब पृथ्वी हिलती है, मतलब भूकंप आ रहा है, लेकिन वही भूकंप जब आपका समुद्र में आता है तब आप उसको क्या कहते हो सर? सुनामी का नाम देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जापान में समुद्री तूफान को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। ऐसे सुनामी का आप सीधा सा अर्थ ये समझेंगे कि सुनामी जो है ये समुद्र में भूकंप होता है। समुद्र में क्या होता है सर? भूकंप होता है। और ध्यान में रखेंगे कि जापान में समुद्री तूफान को क्या बोला जाता है? सुनामी बोला जाता है।
उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम, फिर दिया हुआ है Ag, फिर दिया हुआ है Au और फिर दिया हुआ है Ca। और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है सर? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। आप इस चीज़ को जानते हैं, यह ध्यान में रख लेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है? तो देखिए आपका पहला ऑप्शन क्या है? एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो आप कहेंगे सर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा और तीसरे कक्षा में क्या रहेगा? 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक कॉमन सा बात है कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो चांदी है इसका एटॉमिक नंबर तो ज़्यादा होता है। आपका जो सोना है इसका भी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। मतलब ये पहले से क्लियर हो रहा है कि एल्युमिनियम को छोड़ करके बाकी के जो ये तीनों ऑप्शन हैं इनमें से किसी के पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। और आप कहते हैं कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर एल्युमिनियम के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं? तो सर 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन। कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन 1 जो है आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्या सर? एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एल्युमिनियम के पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है आयताकार गति की, असमान त्वरित गति की, समान त्वरित गति की और वृत्तीय गति की। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि मुक्त रूप से मतलब क्या कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है और उस पर गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़ करके और कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाए और उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा और कोई बल कार्य नहीं कर रहा हो तो आप समझेंगे कि वस्तु मुक्त रूप से क्या हो रही है? नीचे गिर रही है। ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है। अच्छा एक बात बताइए कि जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इसका जो गति होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर इसका तो त्वरण बराबर होता है, क्योंकि हम जी का वैल्यू कितना लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपका जो कोई भी बॉडी मुक्त रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो वो समान त्वरित गति की उदाहरण होता है, क्योंकि हर एक सिचुएशन में त्वरण हम लोग कितना लेते हैं? इतना ही लेते हैं सर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है, आप सभी कहेंगे सर समान त्वरित गति के उदाहरण है। किसके उदाहरण है सर? समान त्वरित गति के उदाहरण है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आपके ऑप्शन में वृत्तीय गति भी है, आपके ऑप्शन में वृत्तीय गति भी है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तब उस वस्तु की गति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वृत्तीय गति। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तब उस वस्तु की गति को क्या बोला जाता है? वृत्तीय गति बोला जाता है। या वस्तु की गति का किस में होना बोला जाता है? तो सर सर्कुलर मोशन में होना बोला जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाले तरल को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है निलंबन, गैर इलेक्ट्रोलाइट, पाइसन, इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि धारा प्रवाहित
धारा प्रवाहित करने वाले तरल को क्या कहा जाता है? आपसे ये चीज पूछा जा रहा है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा है सर, ये ठोस धातु से भी प्रवाहित होती है। यानी कि जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं सर? विद्युत का सुचालक होते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी ठोस धातु से भी प्रवाहित होता है और साथ ही साथ तरल से यानी कि लिक्विड से भी क्या होता है? ये प्रवाहित होता है। ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जिस लिक्विड से प्रवाहित होती है, यानी कि आपका विद्युत धारा जिस तरल पदार्थ से प्रवाहित होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और सर इसी का हिंदी क्या होता है? विद्युत अपघट्ट होता है। क्या होता है? विद्युत अपघट्ट होता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा है, वो ठोस धातु से प्रवाहित होती है और तरल से प्रवाहित होती है। और जिस तरल से प्रवाहित होती है उस तरल को हम लोग क्या कहते हैं सर? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं या विद्युत अपघट्ट कहते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर तब तो पानी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ऑब्वियसली पानी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन जो आपका प्योर वाटर होता है, जो आपका प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। शुद्ध पानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो सर जितने भी आपके तरल होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसमें या तो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है या फिर बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, जिसके चलते इसमें आयन का फॉर्मेशन होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। लेकिन जो आपका प्योर वाटर है, जो आपका शुद्ध पदार्थ है, इसमें कहीं से भी एसिडिक और बेसिक नेचर नहीं मिलता है। इसीलिए प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, जबकि शुद्ध पानी को छोड़ करके बाकी के जो भी पानी है वो सब के सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो तरल, जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है उसको हम लोग साइंटिफिक रूप से क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं या फिर हिंदी में विद्युत अपघट्ट बोलते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाले तरल को कहा जाता है, आप हंस के कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कहा जाता है सर? इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? यहाँ पे कार लिख दिया गया है, उसको आप सुधार लेंगे और कार के जगह आप लोग कारक समझेंगे। इसको कारक, इसी को हम लोग फैक्टर कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? आपका ऑप्शन है तापमान में वृद्धि, नमी, सतह क्षेत्र में वृद्धि, हवा की गति में वृद्धि। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर वाष्पीकरण क्या होता है? पहले तो हमको ये समझना होगा। ध्यान दीजिएगा कि वाष्पीकरण को हम लोग इंग्लिश में इवोपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवोपरेशन कहते हैं। और सीधा सा इसका मतलब क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है। क्या? पानी का वाष्प बन जाना। पानी का वाष्प बन जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। पानी का वाष्प बन जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो इवोपरेशन की घटना है, वाष्पीकरण की घटना है, इसके लिए कोई तापमान फिक्स नहीं होती है। ये किसी भी तापमान पर हो जाता है, इवन रूम टेम्परेचर पे भी होता है, किसी भी तापमान पर हो सकता है, किसी भी तापमान पर हो सकता है। इवन आपके रूम के टेम्परेचर पे भी इवोपरेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी तापमान पर हो सकती है और इस प्रक्रिया में क्या होता है? पानी आपका वाष्प बनता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि एक और वर्ड आपसे कभी कभी पूछा जाता है जिसको हम लोग वाष्पन के नाम से जानते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। इसमें भी आपका पानी क्या होता है सर? वाष्प ही बनता है। पानी क्या होता है? वाष्प ही बनता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होता है।
वेपोराइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है, यानी कि निश्चित तापमान पर होती है, जबकि इवोपरेशन की जो प्रोसेस होती है वो किसी फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होती है, ये किसी भी तापमान पर हो सकती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर वाष्पीकरण किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो मेरे मित्र वाष्पीकरण जो है वो सतही क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, वायुमंडल के नमी पे डिपेंड करता है, तापमान पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ और किस पे डिपेंड करता है, तो सर हवा के वेग पर डिपेंड करता है, हवा के वेग पर डिपेंड करता है। ध्यान में रखेंगे कि अगर सतही क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, सतही क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए कि आप किसी रुमाल को धो करके उसको ऐसे ही निचोड़ करके रख दीजिए, मतलब गोला बना करके, जैसे ये है, ऐसे समझिए ये आपका कोई हैंकी है, इसको आपने पानी में डुबोया और ऐसे मोड़ सोड़ करके वहाँ पे रख दिया। और कोई आपका बड़ा सा तौलिया है, उसको आपने धोया और पूरा फैला करके रख दिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि रुमाल का जो सतही क्षेत्रफल है ये बहुत कम है, लेकिन जब इसी को हम फैला देंगे, ये लीजिए, अगर इसी को हम फैला करके तब डाल दें तो क्या होगा, दोनों में से पहले कौन सूखेगा, आपका ये रुमाल सूखेगा या आपका तौलिया सूखेगा। आप कहेंगे सर तौलिया सूखेगा, क्यों भाई, क्योंकि तौलिया का जो सतही क्षेत्रफल है वो हम लोगों ने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया फैला करके, जबकि रुमाल जो है उसको हम लोगों ने निचोड़ करके ऐसे ही रख दिया। तो आपका तौलिया जल्दी सूख गया, मतलब तौलिया के पास वाष्पीकरण की क्रिया बहुत तेज़ी से हुई। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वाष्पीकरण सतही क्षेत्र पर डिपेंड करती है, और अगर सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से होगी। ध्यान में रखेंगे कि वाष्पीकरण नमी पर भी डिपेंड करती है। अगर आपका वातावरण बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होगा, नमी का मतलब क्या होता है, आपके वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाता है, नमी कहलाता है। तो अगर आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी सर, कम होगी, यानी कि धीरे धीरे होगी। और अगर आपका वातावरण क्या है सर, सूखा है, ड्राई है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी सर, तेज़ी से होगी। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि अगर इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड होगा, नम होगा, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया स्लो होगी। अगर इन्वायरमेंट ड्राई होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से होगी। ध्यान में रखेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण का वेग भी क्या होगा सर, बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण भी बहुत तेज़ी से होगा। और अगर हवा का वेग बढ़ेगा तो वाष्पीकरण का भी वेग क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि सर सतही क्षेत्रफल, तापमान और हवा के वेग, इन तीनों के बढ़ने से वाष्पीकरण क्या होती है, बढ़ती है। जबकि आपकी नमी की बात करते हो तो आप कहते हो अगर हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नम होता है, हमारे इन्वायरमेंट के हवा में बहुत ज़्यादा वाटर की मात्रा होती है, तब जो वाष्पीकरण की दर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है, तो आप क्या कहेंगे सर, नमी वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगा करके निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर की दूरी तय कराती है तो किया गया कार्य कितना होगा। मेरे भाई आप सबको मालूम है कि W इक्वल्स टू क्या होता है, Fs होता है। W इक्वल्स टू क्या होता है, Fs। और हम लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि अगर आपने किसी वस्तु पर बल लगाया, अगर आपने किसी वस्तु पर F बल लगाया और आपके बल के लगने से ये वस्तु अगर S विस्थापित हो जाती है या S दूरी कवर कर ली जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि सर इसके बीच में जो कार्य होता है वो बल और विस्थापन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि W इक्वल्स टू हम लोग Fs पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, आप सबों को मालूम है कि आपके कार्य का यूनिट क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे सर जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। आप 1 जूल किसको बोलते हो, ये बताओ, 1 जूल आप किसको बोलते हो, तो आप कहते हो कि सर अगर हम किसी 1 केजी के वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं और वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, आप 1 जूल किसको कहते हैं,
तो हमेशा कहेंगे कि सर अगर किसी 1 kg की वस्तु पर अगर हम 1 न्यूटन का बल लगाते हैं और वो वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है, तब वहाँ पे जो किया गया कार्य होता है वो कितना होता है, 1 जूल होता है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है क्या, कि यदि कोई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर की दूरी तय कराती है तो किया गया कार्य कितना होगा, 1 जूल होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका ऑप्शन है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है आर्गन, तीसरा ऑप्शन है नियॉन और चौथा ऑप्शन है आपका क्रिप्टन। इनमें से कौन सा ऐसा निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, जिसके बाह्यतम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप सभी कहेंगे सर हीलियम। क्यों? क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। और मैंने आपको पीछे के कई सेशन में ये चीज़ बताया है कि जितने भी आपके पास अक्रिय गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब में से एकमात्र आपका हीलियम ही ऐसा अक्रिय गैस है जिसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि चलिए सर ये बात तो हम आपका मान लिए कि हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये नियॉन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आर्गन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अक्रिय गैस में हीलियम को छोड़ करके बाकी के जितने भी और गैस तत्व हैं, अक्रिय गैस तत्व हैं, उन सब के बाहरी कक्षा में, उन सब के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर, तो सर 8 इलेक्ट्रॉन होगा। आप इस चीज़ का गठरी बांध लीजिएगा कि अक्रिय गैस में हीलियम के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, जबकि जो अन्य अक्रिय गैस है उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप सभी कहेंगे सर हीलियम के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट्स वाई आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही आसान सा सवाल, मैंने आपको पीछे के सेशन में जस्ट बताया है। आपसे पूछा जा रहा है कि फुलेरेन डैश का एक अप्रूफ है। आप सबों को मालूम है कि कार्बन के 3 अप्रूफ होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरेन, जिसको हम लोग बकी बॉल के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फुलेरेन डैश का एक अप्रूफ है, आप सभी कहेंगे कार्बन का एक अप्रूफ है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि दाब का एसआई मात्रक है। आप सभी कहेंगे सर पास्कल होगा। पीछे के सेशन में भी आपने देखा था। क्यों? क्योंकि दाब इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स बाय एरिया कहते हैं, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, और सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं, जिसको सिंबल PA से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर के बारे में पास्कल नामक वैज्ञानिक ने जो भी अनसुलझी गुत्थी थी उसको सुलझाया था। तो वही पास्कल के सम्मान में हम लोग दाब का SI यूनिट क्या बोलते हैं सर, पास्कल बोलते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 पास्कल इक्वल टू कितना, 1 पास्कल इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या कहलाएगा आपका, 1 पास्कल कहलाएगा। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में डाइन है, तो मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया कि बल का जो CGS यूनिट होता है वो क्या होता है सर, डाइन होता है, और बल का SI यूनिट क्या होता है सर, न्यूटन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है। पानी का निर्माण होता है, जिंक सल्फेट बनता है, जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जिंक को मिलाया जाता है तब ये क्या फॉर्म करेगा। आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि कॉपर जो है वो जिंक से क्या है सर, कम अभिक्रियाशील है।
कॉपर जो है वो जिंक से क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो जाहिर सी बात है क्या कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को मिलाया जाएगा तो कॉपर सल्फेट से जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा और अपना जगह ले लेगा किसके साथ, SO4 के साथ। तो ये क्या बना लेगा सर, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को रिलीज करेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है, तो आप कहेंगे जिंक सल्फेट बनता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित कोई भी सवाल आपको कहीं भी मिलेगा तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।